ओके, हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल स्टडी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जिसमें एक s होंगी, दो p होंगे, ठीक है, और वो तीन ऑर्बिटल मिलकर थ्री इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बना लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है बोरॉन क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। देखो कैसे होगा, BCl3, सेंट्रल एटम कौन सा है, बोरोन, है ना। तो एटॉमिक नंबर क्या है बोरोन का, 5। चलो वो तुमको पता ही है। कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 1s2, 1s2 मत लिखो, लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा तुमको आदत डाल रही हूँ कि नोबल गैस वाला लिख दिया पहले। हीलियम मतलब 1s2, ओके। हीलियम मतलब क्या, 1s2, 2s2 और 2p1, 2s। और देखो बोरोन इस कंपाउंड में, अगर तुम देखो बोरोन को क्लोरीन के साथ तीन बॉन्ड बनाने हैं, है ना। तो क्या करे जी, तीन बॉन्ड बनाने के लिए, उसको थ्री सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल चाहिए। उसे तीन ऐसे ऑर्बिटल चाहिए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अभी उसके पास एक ही ऐसे ऑर्बिटल है, तो क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसको कहाँ भेज देगा, इसको हायर, ये जो 2p है यहाँ पर इसे एक्साइट करा देगा, प्रमोट करा देगा, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2s से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, 2p में चला गया। अब देखो एक्साइट कराने से क्या हुआ, देखो फायदा क्या हुआ कि इसके पास तीन सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल मिल गई इसे, है ना। अभी तीन बॉन्ड इजीली बना सकता है। अब ये बताओ, अगर इसे हाइब्रिडाइज करना हो, क्योंकि बॉन्ड बनाने से पहले ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, है ना। अगर इसे हाइब्रिडाइज करना हो, अब क्योंकि तीन ही बॉन्ड बनाने हैं, तो कितनी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करेगा, तीन को ही करेगा ना। कौन कौन सी है वो, एक s है और दो p ऑर्बिटल है। एक तो s हो गई, ये 2s, और दो 2p है ना। तो एक s और दो p मिलकर sp2 बनाएंगे, ठीक है। कितनी sp2 बनेंगी, क्योंकि तीन मिली हैं तो तीन ही sp2 बनेंगी। ये कोमा बनाना था मैंने, कुछ और ही बन गया, sp2। अब ये तीन जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री की, इसी कंपाउंड की ज्योमेट्री की बात करूं तो कैसे होगा, देखो BCl3, तो अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, देखो तीन ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर कैसे रह सकते हैं स्पेस में, या तो एक ऐसे रह ले, दूसरी ऐसे इस तरफ और तीसरी इस तरफ। शायद मैंने करा दिया था, मुझे ध्यान आ रहा है ऐसा। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है। 120 डिग्री का एंगल है ना, है ना। इसमें भी 120 का है, इधर भी 120 का एंगल है, सेम एंगल है, ठीक है, तीनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस पर है ये, इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकती। ओके, अब ये जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, है ना, तो इधर क्लोरीन के साथ बन गया इसका बॉन्ड बोरोन का, और इधर भी इस वाले से भी उसने दूसरे क्लोरीन के साथ बना लिया, और इधर वाले से भी उसने दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। बीच में आपका बोरोन है, बोरोन की तीन ऑर्बिटल है, ठीक है। अब एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, और एक बॉन्ड ये हो गया, तीन बॉन्ड बन गए। बताइए, फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, BCA बॉन्ड लेंथ इक्वल है, मेरे से थोड़ा सा तुम्हें पता तो है, इस पे मैं कर्सर से लिखती हूँ तो इतना स्मूथ नहीं लिखा जाता, इतना स्मूथ ड्रॉ नहीं होता। तो समझ आओ कि ये जहाँ पे इन तीनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ एक दूसरे से 120 डिग्री पर अलाइन हुई है ना, क्लियर। तो ये हुआ हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके और भी एग्जांपल है, इसको शेप को बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की।
कितने परसेंट एस और पी करेक्टर होगा? अगर बताओ एस और पी करेक्टर कितना होगा? एक sp2 हाइब्रिडाइज में, एक sp2 में कितना परसेंट s है, कितना परसेंट p है? देखो ओहो, ओके, कितना परसेंट s होगा? देखो अब एक s थी है ना, जब हाइब्रिडाइज हुई, अगर याद हो यहाँ पर एक s थी, एक s थी, दो p थी है ना, वो एक s कितने में गई है? 3 में गई है ना, तो s के कितने पोर्शन हो गए? s के पार्ट हो गए 3, एक s के 3 पार्ट हो गए। किसी चीज के जब 3 पार्ट होते हैं तो कैसे लिखते हैं उसे? 1/3 यहाँ गया, मतलब 1/3 एक sp2 में गई, वो 1/3 एक में गई और 1/3 वो एक में गई। एक चीज को मैंने तीन चीजों में, तीन लोगों में बांट दिया, एक चीज को मैंने 3 लोगों में बांट दिया, तो कैसे बांटूंगी? उसका 1/3 पहले को, उसका 1/3 सेकंड को, उसका 1/3 थर्ड को, है ना, ऐसे ही बांट दिया मैंने इसको भी। अब देखो p कैसे बटा होगा? p कैसे बटा होगा? एक p भी कैसे बटी होगी? एक p अगर मैं कहूँ तीनों में कैसे बटी होगी? 1/3 1/3 है ना, यही सेम होगा। और दूसरी p भी कैसे बटी होगी? 1/3 1/3। तो कैसे देखेंगे हम? परसेंटेज एस करेक्टर और परसेंटेज पी करेक्टर, ठीक है, पी भी ऐसे बटी होगी। देखो कैसे देखना है यहाँ पर, देखो अब कोई चीज है, मान लो sp2 है, वो अपने आप में क्या है? हर चीज अपने आप में 100% है ना, तो 1/3 ऑफ 100%, 1/3 ऑफ 100% कितना हो जाएगा जी? 33। मैं पॉइंट्स में नहीं ले रही, मैं ऑलमोस्ट वैसे ले रही हूँ, ठीक है, 33%। तो 33.33 आएगा ना, 33 मैं मोटा मोटा ले लिया, 33% इसमें क्या हो गया? एस करेक्टर हो गया, ठीक है, क्योंकि एस क्या है? 1/3 है। अब एक पी कितनी है? एक पी भी 1/3 है, बट दूसरी पी भी 1/3 होगी, तो टोटल पी कितना हो गया? टोटल पी कितना हुआ जी? टोटल पी हो गया 2/3, क्योंकि 1/3 है ना, एक पी से आया, दूसरे पी से कितना आया? 2/3, ठीक है, तो 2/3 ऑफ 100 कितना आ जाएगा जी? 66% कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो एस करेक्टर है 33% और पी करेक्टर है आपका 66%, किसमें? sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में से आप एस और पी करेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में क्या होगा? एक s होगी, 3 p होगी, और ये ऑर्बिटल एक दूसरे से कैसे अरेंज होती हैं हाइब्रिडाइज होने के बाद? देखो इस शेप में, ये होती है टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। ये जो शेप है इन दोनों के बीच में, दो ऑर्बिटल्स के बीच में, किसी दो ऑर्बिटल के बीच में एंगल कितना है? 109.5 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही एक दूसरे अपने आप में एक दूसरे के साथ अरेंज होती हैं। और कितना परसेंट एस और पी होगा एक sp3 में? अब देखो एक s ऑर्बिटल 4 में बट गई है ना, क्योंकि एक s है, 3 p है, 4 sp3 बनी है ना, चारों में कुछ कुछ s करेक्टर आया है ना, तो 1s ऑर्बिटल, 1 मतलब नंबर, एक s ऑर्बिटल 4 sp3 में बटी है, तो एक में कितना गया होगा? 1/4 है ना, और 1/4 को अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो कितना आएगा? 25%। तो 25% इस करेक्टर रहता है, जबकि बचा हुआ कितना? टोटल में से 100 में से 25 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 75%। 75% है आपका पी करेक्टर, ओके। आपका इस करेक्टर पी करेक्टर सब में पता होने चाहिए। जैसे कार्बन का दिखा रखा है, कार्बन जो है आपको मैंने कई बार दिखा लिया, मीथेन वाला सेम चीज है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s to 2p2 कार्बन का, ठीक है। तो अभी दो है ना उसके पास सिंगली ऑक्यूपाइड, है ना, 2s में तो दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्साइट करेगा? वो अपनी वैकेंट 2p में, है ना। तो अब उसके पास 4 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हो जाएंगी और वो 4 बॉन्ड बना लेगा, ओके। मैंने चीज तुमको पहले भी बताई है कि कोई जनरली एटम्स एक्साइट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर लेते हैं बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, या फिर, बट इट इज नॉट अ एसेंशियल कंडीशन, ठीक है। ऐसा एसेंशियल नहीं है कि वो हमेशा ही करेगा। जैसे NH3 है, नहीं अब वाटर का दिखाते हैं, NH3 का तो कई बार दिखाया मैंने तुमको।
वाटर का दिखाती हूँ, वाटर की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, H2O। ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, है ना, एक एटम सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हीलियम, हीलियम, हीलियम स्टैंड फॉर 1s2, ठीक है, 2s2, 2p, 2p4, ओके, 2s, कैसे होगा देखो, 2p4 कैसे फिल करूंगी, पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाइड करना है, 2, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में जाएगा, ओके, ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं, है ना, वाटर में हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन के, और 2 उसके पास सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है ना, सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है। पर इसमें ये क्या करेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होती हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में चली जाती हैं, ठीक है, वैकेंट तो जाएंगी बट जो फुली फिल्ड होती हैं वो भी चली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपका ये और ये तीन तीन मिलकर क्या हो जाएगा, ये तीन मिलकर आपस में हाइब्रिडाइज हो जाती हैं और sp3 बना लेंगी। तो अब क्या है कि ये दो इन 4 sp3 बनेंगे, है ना, एक s और 3 p मिल रही हैं, तो 2 sp3 में क्या हो जाएगा, 2 sp3 में लोन पेयर रहेंगे, है ना, इस एक में ये लोन पेयर पड़ा है और एक में ये लोन पेयर पड़ा है, ठीक है। इसलिए जो वाटर का स्ट्रक्चर हो जाता है, आपने देखा हो वाटर जो हुआ वो आपका ऐसा होता है, ऑक्सीजन, टेट्राहेड्रल की शेप रहेगी, ठीक है। इनमें दो दो, इनमें एक में दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक लोन पेयर है, तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे होता है हाइड्रोजन वाटर में बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन के लिए ऑर्बिटल या तो सिंगली ऑक्यूपाइड हो या फिर फुली फिल्ड हो, ठीक है। वैकेंट का कोई मतलब नहीं बनता ना, वैकेंट का कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो C2H6 में अगर तुम निकालो, C2H6 क्या आपका इथेन, है ना, इथेन की निकालोगे तो कितना होगा, तो इथेन की अगर आप निकालो, इथेन में क्या होता है, कार्बन है, हाइड्रोजन, 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 तो इधर भी क्या होगा, कार्बन। तो एक कार्बन में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, जब उसकी चारों ऑर्बिटल क्या हुई हो, हाइब्रिडाइज हुई हो, है ना, क्लियर। तो चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुई हैं, तो मतलब उसकी sp3 है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके अलावा मैंने आपको एक और तरीका बताया था स्टेरिक नंबर निकालने का, है ना, स्टेरिक नंबर के थ्रू भी आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हो। आप क्या देखोगे, आप लोन पेयर देखो, नंबर ऑफ लोन पेयर देखो, साथ में आप देख लो नंबर ऑफ एटम अटैच, एटम अटैच देखना, नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं देखना, ठीक है। एटम अटैच देखो कितने हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन है, इस टाइम कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन अपने यूटिलाइज कर रखे हैं ना बॉन्डिंग में, दिख रहा है ना, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर रखे हैं, तो मतलब कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है यहाँ पर, है ना, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर कितना है यहाँ पे 0 है। एटम कितने अटैच है बच्चा, एटम है 4, एक कार्बन से 4 एटम अटैच है, कौन कौन से, 1 2 3, ये 3 तो हाइड्रोजन अटैच है, चौथा दूसरा कार्बन अटैच है, ठीक है। तो 4 कार्बन अटैच है, अगर स्टेरिक नंबर 4 होता है तो क्या होती है हाइब्रिडेशन, मैंने बताया था sp3, sp3, और अगर 3 है, अगर स्टेरिक नंबर 3 होता तो sp2 होती, अगर स्टेरिक नंबर 2 होता तो sp होती है, ओके, ऐसे आपको निकाल सकते हो। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे देखो बॉन्ड देखो कैसे बना है, इथेन, इथेन का मॉलिक्यूल बता रखा है, इथेन का है C2H4, C2H4 इज योर इथेन,
इथीन में कैसे बॉन्ड बना होगा, देखो C2H4 में अगर आप देखो, अरे इसी में डबल बॉन्ड बना देना था मैंने, गलती होगी, नहीं शेप भी चेंज कर देंगे। ये आपका इथीन है, ये हाइड्रोजन है भाई, नाइट्रोजन नहीं है, इसको नाइट्रोजन ना ले ले कोई, ये नाइट्रोजन तो कतई नहीं है, हाइड्रोजन ही है। ओके, अब देखो कार्बन ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं ना, एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर निकालूं तो क्या कार्बन के पास इससे कोई लोन पेयर होगा, जी नहीं, कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लिए बॉन्डिंग में, तो नो लोन पेयर मतलब 0। ओके, अब कितने एटम अटैच हैं, एक ये एटम अटैच है, दूसरा ये एटम अटैच है, तीसरा ये कार्बन अटैच है डायरेक्टली। बॉन्ड नहीं देखना है, क्या देखना है, एटम अटैच देखना है। तो 3 एटम अटैच है, तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 3 आ गया है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी उसकी sp sp2 हो गई। सिमिलरली इस कार्बन की भी sp2 होगी। तो बॉन्डिंग दिखा रहे हैं अभी इथीन में कैसे होती है, देखो तो इनिशियली देखो sp2 है ना, तो मतलब कितनी sp2 बनी होंगी, sp2 कितनी बनी होंगी, 3 बनती है sp2 है ना। तो फर्स्ट sp2 उसने कहाँ यूज करी, देखो ये जो ब्लू कलर की दिख रही है, फर्स्ट sp2 उसने यूज करी दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। तो कोई हेड ऑन हेड, ये एंड टू एंड ओवरलैप है ना, हेड ऑन ओवरलैप है, तो ये कैसा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो और डेफिनेटली ये सिग्मा बॉन्ड है। तो पहले तो उसने एक यूज कर ली कार्बन, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में, दूसरी कहाँ यूज करी, दूसरी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज करी है। ठीक है, हाइड्रोजन की कौन सी ऑर्बिटल आएगी बच्चा, हाइड्रोजन की तो 1s ही आएगी, हाइड्रोजन के पास 1s है, तो हाइड्रोजन तो 1s ही आएगी। हाइब्रिडाइज की होती है, हाइब्रिडाइज होती है जनरली सेंट्रल एटम जो होता है उसकी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होती हैं। ओके, दूसरी साइड भी इधर हाइड्रोजन आएगा, वो भी अपनी 1s से बॉन्ड बनाएगा। तो अगर मैं कहूँ ये बॉन्ड किस कौन कौन सी ऑर्बिटल के बीच में है, ये वाला बॉन्ड, ये है कार्बन की sp2 और हाइड्रोजन की 1s के बीच में है। सिमिलरली ये वाला बॉन्ड भी कार्बन की sp2 और हाइड्रोजन की 1s के बीच में है। ओके, ऐसे इस कार्बन ने दो अपनी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज की होगी। अभी अगर तुम देखो यहाँ पर कि जो कार्बन ने 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज किया, मतलब कार्बन की अभी एक अनहाइब्रिडाइज पड़ी है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पड़ी है एक, वो कौन सी है, वो 2p है। ठीक है, अरे कार्बन ने अगर मान लो 2 यूज की हैं, कौन 3 बनाई है, sp2 कैसे बनी होगी, एक s यूज की होगी और 2p यूज करी होंगी, है ना। तो मान लो मैंने बोला एक ये यूज कर ली, एक ये यूज कर ली और एक ये यूज कर ली, है ना। ओके, उसने 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने थे, तो 3 अपनी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज कर लिया। ये जो चौथी 2p ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, ठीक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक था और इसमें भी एक था। ठीक है, ये जो 2p ऑर्बिटल बची है अनहाइब्रिडाइज, ठीक है, इसको हम p ही, अब इसको हम 2p कहेंगे, मैं और कुछ ना कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो 2p ऑर्बिटल है ये क्या बनाएगी, ये पाई बॉन्ड बनाएगी। ये जो बॉन्ड बचा है ना कार्बन कार्बन के बीच में, ये पाई बॉन्ड ये 2p ऑर्बिटल बनाएगी। देखो कैसे बनाएगी, यहाँ पे इस कार्बन की 2p है ना, 2px है और इसकी कार्बन की भी 2px है, ये दोनों एक दूसरे के साथ साइडवेज में ओवरलैप करेंगे। ये लाइन क्या दिखा रहा है कि ये दोनों एक साइड में टिल्ट होकर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी, ऊपर से भी और नीचे से भी, है ना, क्लियर। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने ऊपर भी दिखाया था पाई बॉन्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर एक ऑर्बिटल लो बना दो, ओवरलैपिंग रीजन बना दो और नीचे भी एक ओवरलैपिंग रीजन बना दिया, है ना, ये दिख रहा है ना एग शेप जैसा। ओके, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड है, इसके ऊपर भी एक ओवरलैपिंग रीजन ड्रॉ करना है, नीचे भी, क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग दोनों साइड से होती है, ऊपर से भी होती है और नीचे से भी होती है, क्लियर। तो ऐसे आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ध्यान से देख लो। ऐसे है कि सारे प्लेन में है, ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, अगर ये सब प्लेन में होता है ना, ये बॉन्ड भी प्लेन में है, ये इस प्लेन में, ये इस प्लेन में, ये जो पूरा प्लेन दिखा रखा है, तो ये 2p कहाँ है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ओके, और ये साइड में ओवरलैप करेंगी, तो ऐसे से हम समझते हैं कि इसके ऊपर है ओवरलैपिंग और इसके नीचे है, बहुत क्लियरली विजिबल दिखा रखा है ना। प्लेन के ऊपर, जैसे प्लेन कोई टेबल है तो टेबल के ऊपर ओवरलैपिंग रीजन है, टेबल के नीचे ओवरलैपिंग रीजन है। ठीक है, उसके बाद देखो sp हाइब्रिडेशन में कैसे देखेंगे, तो
sp में देखो क्या होगा, कार्बन जो है, मान लो मैं इथाइन की बात करती हूँ, इथाइन जो है आपका, इथाइन क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इधर इसका सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से, और इधर इसका भी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इस कार्बन की हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करो, कैसे करोगे, लोन पेयर दिख रहा है कोई, कार्बन के पास कोई लोन पेयर होगा, कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, 4 बॉन्ड बना रखा है ना, 1 2 3 4, तो कोई लोन पेयर होने की टेंडेंसी है नहीं, तो लोन पेयर कितना है, 0 है। और एटम अटैच कितना होगा, 0 प्लस एटम अटैच, कितने एटम अटैच है, एक कार्बन से, एक कार्बन से, एक तो ये कार्बन अटैच है, दूसरा ये हाइड्रोजन अटैच है, तो 2 ही एटम अटैच हैं, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। मैंने बताया था जब भी स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp, sp हाइब्रिडेशन हो जाएगी, इसकी भी sp है और इस कार्बन की भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp का मतलब क्या है कि एक s और एक p यूज की है ना। अगर ये जब इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का 1, ठीक है, तो मान लो अगर एक S ये यूज हो गई है ना, और एक P ये यूज हो गई है, तो अनहाइब्रिडाइज कौन सी बची है, देखो एक तो ये बची है अपनी ये वाली ऑर्बिटल है ना, दूसरी ये वाली बची है, तो 2 P आपकी अनहाइब्रिडाइज रहेंगी। वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, देखो वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं ना, पहला बॉन्ड जो है ये सिग्मा है, दूसरा जो दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनेगा, और तीसरा भी अगर कोई बॉन्ड बन रहा है तो वो भी पाई बॉन्ड ही होता है, ठीक है। तो देखो कैसे बना होगा, देखो पहले इसने अपनी sp ऑर्बिटल यूज करी कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में, और दूसरी sp ऑर्बिटल यूज कर ली हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बनाने में, ठीक है। ओके, अभी देखो ये जो 2 p ऑर्बिटल दिखा रखी हैं, वो जो 2 p बची है ना वो शो कर रखी है। एक तो सपोज करो 2py है, 2px है, दिस इज जो 2px है ना, और इधर इसकी 2px है, तो पहले तो इसकी 2px इसकी 2px से ओवरलैप करेगी, और इसकी 2px इसकी 2px से ओवरलैप करेगी, नीचे वाले लोब से भी। फिर इसकी जो 2py है, ये वाली दिस वन 2py, ये 2py दूसरे कार्बन के 2py से ओवरलैप कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या शो कर रहा है, ओवरलैपिंग शो कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये इसके साथ ओवरलैप कर रही है, तो मतलब पाई बॉन्ड बन रहा है, कौन कौन सा, एक तो यहाँ बन रहा है इस रीजन में, और एक यहाँ बन रहा है। और ये पता ना ये कैसे लग रही है तुमको, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि x एक्सिस के डायरेक्शन में है, ये y एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो x और y एक्सिस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है ना, तो ये ऑर्बिटल भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पर भी इन्होंने दिखा रखा है कैसे पाई बॉन्ड बना है, नीचे देखो सिग्मा बॉन्ड है ना, एक इधर ओवरलैपिंग रीजन है, एक इधर ओवरलैपिंग रीजन है ना, फिर एक इधर है और एक इधर है। ओके, ये थोड़ा आपको इतना क्लियर में नहीं समझ में आएगा, आप इससे थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, एक ऊपर और नीचे होगा, एक आगे और पीछे होगा, ऐसे समझो, एक ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग है और एक आगे और पीछे है। उसके बाद देखो यहाँ पर है एक मॉलिक्यूल, अभी तो sp3 तक s और p वाली देख लिया हमने, अभी हम वो एलिमेंट्स भी देख लेते हैं जिनमें d ऑर्बिटल यूज होती है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। ऐसे मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी है। फर्स्ट है dsp2, हाइब्रिडेशन है dsp2, एक d एक s और 2 p, तो शेप होगी स्क्वायर प्लानर, शेप याद करते जाओ और हाइब्रिडेशन याद करते रहो, ठीक है। एग्जाम्पल है निकल साइनाइड, प्लेटिनम साइनाइड, ये एग्जाम्पल है। दूसरी होती है sp3d, sp3d ट्रायगोनल बायपिरामिडल, एक s है, 3 p है और एक d ऑर्बिटल है। फिर स्क्वायर sp3d2, sp3d2 में आएगी आपकी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल भी होती है, और क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल भी होती है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल भी होती है। ओके, अभी मुझे इसमें थोड़ा डाउट सा लग रहा है, ये जो इन्होंने sp3d2 लिखा हुआ है ना, ये sp3d ही रखना चाहिए था, d2 नहीं रखना चाहिए था। ओके, ब्रोमियम F5, ठीक है। हाँ, इसमें एक साइड लोन पेयर होगा, ठीक है, मैं बताऊंगी स्क्वायर पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल में क्या डिफरेंस है। ये भी sp3d2 है, ये भी sp3d2 है, अगर d2 sp3 हुई तब भी sp ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा, ठीक है। बट अभी मैं बताऊंगी स्क्वायर पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल में क्या डिफरेंस है, मैं बताऊंगी। हाइब्रिडेशन सेम है, और जो शेप है वो क्यों चेंज हो रही है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं sp3d, देखते थे sp3d दिए है इन्होंने, ठीक है, याद है sp3d, ये लिखो, ये लिखी हुई है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल शेप हो गए,
ठीक है, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। मैं बताती हूँ sp3d कैसे बनती है। देखो एग्जाम्पल लिया है इन्होंने PCl5 का, PCl5 फॉस्फोरस के साथ 5 क्लोरीन। ठीक है, अगर फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, क्या है फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस क्योंकि सेंट्रल एटम है तो फॉस्फोरस का ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, नियोन 10 तक नियोन, फिर क्या आएगा 3s2 और 3p3। अब ये देखो, ये थर्ड शेल में इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो थर्ड शेल में आपको पता है कौन होती है, s और p के अलावा और कौन सी ऑर्बिटल होती है, 3d होती है। ठीक है, 3d ऑर्बिटल होती है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन s और p में है, मतलब इसकी जो 3d ऑर्बिटल होगी वो कैसी होगी, वैकेंट होगी। तो बनाओ जी बॉन्ड आप ऐसे 3s और पहले 3p बनाओ, फिर क्या बनाऊंगी, फिर बना दो 3d बना दो। ठीक है, 3s 3p और 3d बना दिया। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे क्या करोगे 1 2 3। अब देखो इलेक्ट्रॉन है 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, लिख दिए। 3p में 3 का मतलब क्या, तीनों सिंगली ऑक्यूपाइड है। तो अगर PCl3 भी एग्जिस्ट करता है, मैं बता दूं आपको, PCl3 भी एग्जिस्ट करता है और PCl5 भी एग्जिस्ट करता है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर फॉस्फोरस के साथ कांटेक्ट में 3 क्लोरीन आएंगे तो वो कौन सा बनाएगा, PCl3 बनाएगा, है ना। तब वो क्या यूज करेगा अपनी, उसे 3 बॉन्ड बनाने के लिए वो क्या यूज करेगा, S और P अपनी ऑर्बिटल यूज करेगा, उसे D की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, बट अगर उसे 5 बॉन्ड बनाने हैं, क्लोरीन 5 क्लोरीन से कांटेक्ट में आ गए तो 5 बॉन्ड कैसे बना पाएगा। देखो उसके पास अभी 3 ही ऑर्बिटल जो है सिंगली ऑक्यूपाइड है, 5 बॉन्ड बनाने के लिए उसे 5 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल चाहिए। वो कैसे हो सकती हैं, वो ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका जंप करा दो कहाँ पे, 3D में, यहाँ पर ये जो 3D ऑर्बिटल है ना आपकी, 3D में 5 और 3D जो सबशेल होती है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 की 5 मैंने लिख रखी है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर एक्साइट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा जी, कन्फर्मेशन क्या बन जाएगा, यहाँ से हटा दो इस इलेक्ट्रॉन को और यहाँ पर इसको लिख दो। अभी देखो ये कितनी होगी, 5 होगी, 1 2 3 4 5 है ना। अब देखो कौन कौन से ऑर्बिटल हैं जिनके पास जो सिंगली ऑक्यूपाइड है, एक s है ना, 3 क्या है, 3 आपकी p ऑर्बिटल है, 3p मतलब 3 है ये। ठीक है, 1 है तो चलो 3p तो सबशेल है, पर नंबर कितने हैं इन सबशेल के, ये नंबर कितने ऑर्बिटल के, 1 2 3। ठीक है, एक क्या है आपके पास, एक आपके पास d ऑर्बिटल है। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगी जी, sp3d, sp3d, ये आपकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी PCl5 की। ठीक है, ओके क्लियर। उसके बाद आप देखो ट्रायंगल बायपिरामिडल शेप है इसकी, कैसे बनानी है मैं बताती हूँ। ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब कहीं ना कहीं पहले ट्रायंगल से बनाने हैं आपने, ये ट्रायंगल बनाओ। ये ट्रायंगल कैसे है अभी मैं बताऊंगी। 3 क्लोरीन लगाओ इस पॉइंट पे, अगर आप देखो ये जो 3 बॉन्ड बने ना इनके वर्टिसेस को ज्वाइन करो ना तो एक ट्रायंगल सी जनरेट हो जाती है। ठीक है, ऐसे है देखो, इसको तो हटा ही देते हैं। ये भी हट गया बीच में से, बढ़िया है, क्लियर करो इसको। मैं तो ऐसा लग रहा है कि ड्राइंग क्लास में आ गई हूँ मैं, इसमें मुझे तुम्हें ड्राइंग सिखानी है। ठीक है, एक ऐसे ट्रायंगल से जूम कर लो जिसके एक वर्टिसेस पे यहाँ पर एक क्लोरीन रखा है, दूसरा क्लोरीन इस वर्टिसेस पे है और तीसरा क्लोरीन इस वर्टिसेस पे है। एक क्लोरीन इस प्लेन के अबव है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, एक प्लेन इस
प्लेन के नीचे है, इस ट्रायंगुलर प्लेन के नीचे है एक बॉन्ड, सॉरी, दैट इज दिस वन। ठीक है, तो PCl3, इनका ये जो मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ करी है ना, कौन सी, ये ट्रायंगल वाली है, इनका कोई बॉन्ड नहीं है आपस में। ठीक है, ये नहीं है कि क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है। मैं बता दूं आपको, ये क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, क्योंकि ये मैंने सिर्फ इतना बताने के लिए यूज किया है कि बॉन्ड तो ये वाला है, देखो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं है, ये वाले कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है और ये भी कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये मैंने क्यों ड्रॉ किया है, ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया है कि अगर आप इन तीनों क्लोरीन को अगर आप ज्वाइन करो ना, ऐसे देखो कि कैसे है, तो आपको एक ट्राइंगुलर प्लेन में नजर आएंगे कि ये ट्राइंगल के प्लेन में है। ठीक है, क्लियर। और चौथा जो क्लोरीन है वो इस प्लेन के अबव है और पांचवा इनको इसके बिलो है। ये जो पोजीशन है कौन सा है, जिसमें मैंने सिंगल 1 1 लिखा है, इसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, इक्विटोरियल। ठीक है, इक्विटोरियल पुराने लिख रही है। और ये जिसपे मैं डबल लाइन लगा रही हूँ, एक ये डबल लाइन लगाया जिसपे मैंने, ये इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, क्योंकि एक्सिस के अलोंग है इसलिए इनको एक्सियल बोला जाता है। तो दो तरह के बॉन्ड है, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में और 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। तो ये हुई आपकी sp3d। ओके, ये देखो इन्होंने शो कर रखा है sp3d, 5 क्लोरीन आके फिर इन सबके साथ ही बॉन्ड बनाएंगे। अब इसकी शेप को फिर देखो फर्दर कैसे, अगर आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो एक पिरामिड आपको ऊपर दिख रहा है, PCl3 प्लेन के एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे की तरफ है ना, तो बाय पिरामिडल का मतलब ये 2 पिरामिड बन रहे हैं। ठीक है, और ट्रायंगुलर प्लेन में बन रहा है इसलिए ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। अब है दूसरा आपके सिलेबस में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3d2 दिखानी है। चलो, अब इसमें एग्जांपल लिया है SF6 का, SF6 का एग्जांपल लिया है। ठीक है, सल्फर, अब यहीं पे दिखा दूं मैं आपको, खैर ये तो यहीं पे हो जाएगा, समझ तो आई गया तुमको कैसे करना है। पहले क्या लिखना है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा सल्फर का, दैट इज 3s2 3p4 है ना। और मैंने बोला थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, इसका मतलब इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी होगी। ठीक है, डेफिनेटली है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, अब देखो सल्फर को SF6, अगर देखो मॉलिक्यूल जो है, सल्फर को 6 बॉन्ड बनाने हैं, 6 फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, एक फ्लोरीन के साथ एक बनेगा, 6 फ्लोरीन के साथ 6 बनेंगे। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए कितनी सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल की जरूरत है, 6 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, अब इसके पास 2 ही दिख रही है ना, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा और इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। कहाँ पर एक्साइट करेगा, जहां पर खाली जगह है 3D में। ठीक है, 3D में 2 इलेक्ट्रॉन्स ने एक्साइट कर दिए। देखो ये जो 3D में 2 इलेक्ट्रॉन आए वो कौन से हैं, एक तो यहाँ से भेजा है और एक 3s से भेजा है। अब जब उसने भेज दिया, अब देखो कितनी सिंगली ऑक्यूपाइड इसके पास ऑर्बिटल हो गई है, 1 2 3 4 5 6, 6 सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हो गई। मतलब फिर अब 6 फ्लोरीन इजिली आकर यहाँ पर बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ये है sp3d2, क्योंकि एक s यूज हुई है, 3 p ऑर्बिटल यूज हुई है और 2 d ऑर्बिटल यूज हुई है, इसलिए इसका नाम है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब देखो यहाँ पर ज्योमेट्री कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल की। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, पहले इन्होंने थोड़ी सीधा कॉम्प्लिकेटेड ड्रॉ कर रखी है। SF6 कैसे होगा, देखो S, पहले तो स्क्वायर की फॉर्म में है ना, स्क्वायर प्लेनर शेप में 4 फ्लोरीन अटैच हैं, किससे, सल्फर से। अगर आप इन फ्लोरीन को आपस में ज्वाइन कर दो ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो फ्लोरीन है ये एक स्क्वायर प्लेनर शेप में है। ठीक है, जैसे मैं अभी ड्रॉ भी कर देती हूँ, डिफरेंट कलर्स की शो करती हूँ, इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं आएगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से बनाए तो आपको देखो एक स्क्वायर प्लेनर की जैसी शेप दिख रही है। ठीक है, ये एक प्लेन है जिसमें ये चारों फ्लोरीन सल्फर से अटैच हैं। ठीक है, नाउ बाकी 2 सल्फर कैसे अटैच होंगे, बाकी 2 सल्फर एक इस प्लेन के ऊपर की तरफ, ठीक है, स्कोपी है ना, अगर मान लो ये इसके ऊपर में है। ठीक है, और एक प्लेन इसके एक बॉन्ड जो है वो
इसके नीचे में है, इस प्लेन के नीचे की तरफ है, ठीक है, ऐसे है। ओके, तो अगर आप अब क्या करोगे, देखो ये जो शेप है इसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। अगर आप इस फ्लोरीन को इससे ज्वाइन करो, 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 आपको ऊपर से ऐसी शेप दिखेगी, जो देखो इन्होंने बना भी रखी है ऊपर से ना, 1 2 3 4 है ना, कुछ नहीं है, ये वही शेप है। ओके, और नीचे से भी अगर आप ऐसे इनको आपस में ज्वाइन करके देखो, ज्योमेट्री को देखने के लिए इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो और इसको इससे ज्वाइन करो, तो ये जो शेप है एक ऑक्टाहेड्रन की शेप है। तो दैट इज वाई इसकी ज्योमेट्री को हम बोलते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे करेंगे, देखो अभी तक आपने पढ़ ली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ ली है और वेस्पर थ्योरी भी पढ़ ली है। अभी हम एमओटी की बात करते हैं। एमओटी काफी हुंड्स और मोलिकन ने डेवलप करी है, पर बहुत अच्छी मानी गई है, उनके कंपैरेटिवली इसको ज्यादा अच्छे से माना गया है। वही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी मॉलिक्यूल में वो एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होते। उनका कहना है कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये वेस्पर थ्योरी और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक ऑर्बिटल में कंसिडर कर रही है ना, बट एमओटी ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक में नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं जनरली, जिनकी एनर्जी और सिमेट्री हो, प्रॉपर सिमेट्री हो, सिमेट्री मैं बताऊंगी मतलब क्या है सिमेट्री से आगे ये डिस्कस होगा, तो जिनकी प्रॉपर सिमेट्री है और कंपेरेबल एनर्जी है, नियर बाय की है एनर्जी की, वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है। ठीक है, ओके, और तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है वो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होती है। मतलब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट दो एटम से आई हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, तो वो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। अगर तीन एटम से आएगी तो तीन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो वो टू और मोर देन टू न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में रहती है। ओके, उसके बाद है जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वो मोनोसेंट्रिक होती है, उसका सेंटर एक ही होता है, जबकि पॉलीसेंट्रिक होती है। इसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट तरह के ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, ओके, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो तरह की होती है। जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे ना, देखो इधर साइड में देखो साई एमओ इज द वेव फंक्शन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो साई एमओ इज इक्वल टू कैन बी साई ए प्लस बी, है ना, और हो सकता है साई ए माइनस बी। प्लस माइनस का क्या मतलब है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब ये भी है कि हमने एक बार तो दो ऑर्बिटल को कंबाइन करना है इन फेस में, और एक बार दोनों ऑर्बिटल्स को आउट ऑफ फेस कंबाइन करना है। ठीक है, क्लियर। इन फेस में जब हम कंबाइन करते हैं तब हम लिखते हैं साई ए प्लस साई बी, तब हम क्या लिखेंगे साई ए प्लस साई बी, और जब हम आउट ऑफ फेस में कंबाइन करते हैं दो ऑर्बिटल को तो हम लिखते हैं साई ए माइनस साई बी। ठीक है, तो दो तरह के ऑर्बिटल हैं। ओके, तो इसको दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, एक तो बॉन्डिंग मिलती है, एक एंटी बॉन्डिंग मिलती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो जो इन फेस में कंबाइन करने से बनी है, जो प्लस जहां पर प्लस का साइन दिख रहा है आपको, जो दो आपने ऑर्बिटल जो है इन फेस एक ही फेस में कंबाइन करी हैं, तब आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलती हैं। ठीक है, अगर आपने उन दोनों को आउट ऑफ फेस में कंबाइन किया है तो एंटी बॉन्डिंग मिलती है। साई स्टार लिखा हुआ है ना, साई स्टार किसके लिए, साई स्टार है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल गिव यू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल गिव यू एंटी बॉन्डिंग। ऑल्दो एडिशन सब्सट्रैक्शन समझ रहे हो ना, अगर दोनों को इन फेस में कंबाइन करेंगे तो दोनों के रीजन ऐड हो जाएंगे, अगर दोनों को आउट ऑफ फेस में कंबाइन करेंगे तो दोनों के जो रीजन होते हैं वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है। ओके, और एक चीज और बतानी है मैंने, जैसे दो बनी है ना, एक साई बॉन्डिंग बनी है, एक साई एंटी बॉन्डिंग बनी है। ठीक है, सॉरी, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनी है, एक एंटी बॉन्डिंग बनी है। तो साई एंड सिग्मा स्टार, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो दोनों के एडिशन से बनी है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के, उसकी वो ज्यादा स्टेबल होती है और उसकी एनर्जी कम होती है।
तो साई सिग्मा की जो है, मेरे मुंह से फिर से साई साई निकल रहा है, ये सिग्मा है ये साई है, ठीक है। तो सिग्मा बीएमओ जो है उसकी एनर्जी क्या है, कम होती है, जबकि जो सब्सट्रैक्शन से बनी है वो जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है आपकी, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब वो स्टेबल कम होती है, डिस्टेबल होती है, ठीक है। ओके क्लियर। उसके बाद सिमिलरली अगला पॉइंट वो कहता है, जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल हमें बताती है ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बताती है, ऑर्बिटल क्या बताता है आपको, और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताती है उस रीजन में, ठीक है, कि उस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की कितनी मिलने की टेंडेंसी है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या बताएगी, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी बताएगी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बताएगी, ठीक है। ओके और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं ये सब ओह्म प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, ये सब ये फॉलो करेंगे। जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करते थे ना पहले ओह्म के अकॉर्डिंग, है ना, ओह्म के अकॉर्डिंग, मतलब पहले लोअर को फिल करना है फिर हायर को फिल करना है ना, ओह्म प्रिंसिपल ये कहता है। फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। ओके तो वही सब सारे रूल्स आपने यहाँ पर भी अप्लाई करने हैं जो आपने पहले एटॉमिक ऑर्बिटल से केस में अप्लाई किए थे। अभी देखो कैसे बना है। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं उनकी फॉर्मेशन होती है बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक लाइन के अलोंग उसको कंबाइन करें, ठीक है, एक लाइन के अलोंग उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तभी आपकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। जैसे देखो ये है एक एटम है, ये इसकी कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये बी है, इसकी कोई ऑर्बिटल है, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया साई ए। साई ए क्यों दे रही हूँ, ये इस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, और साई बी इस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, बी एटम के, ठीक है। जब ये दो ऑर्बिटल दो तरह से फॉर्मेशन हो गया है ना हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, एक बार तो इन दोनों के को ऐड करेंगे, एक बार इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐड करने पर कौन सी बन रही थी, बॉन्डिंग बन रही थी, सिग्मा, सिग्मा साई ए प्लस साई बी, है ना। और एंटी बॉन्डिंग कैसे बन रही है, सिग्मा स्टार कैसे बन रही है, साई ए माइनस साई बी, ठीक है। अब देखो जो सिग्मा की है, ये जो बनी है सिग्मा बॉन्डिंग और बीएमओ जिसे मैं बोलती हूँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी है ना ये स्टेबल होती है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली ये ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, तो बीएमओ की एनर्जी देखो यहाँ पर है, ये लेवल है, तो ये इतनी कम है, इतना एनर्जी कम है, तो इसकी एनर्जी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, किसकी, बीएमओ की। जबकि एबीएमओ मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, एबीएमओ की एनर्जी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होती, यहाँ पर स्टेबिलिटी आती है, दोनों को ऐड करने से स्टेबिलिटी आती है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से डिस्टेबिलिटी आती है, ठीक है। ओके सिस्टम डिस्टेबलाइज होता है, ऐसे करना है। उसके बाद देखो देखो ये चीज याद रखना, एन एंटी बॉन्डिंग, अगर आपने ऑप्टिक्स पढ़ोगे आप, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑर्बिटल में क्या था कि द इलेक्ट्रॉन वेव्स कैंसिल ईच अदर ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। इंटरफेरेंस आपको पता होगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। फिजिक्स का पार्ट है, वेव ऑप्टिक्स में कर लेना, अगर नहीं आता तो बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि शायद आपको आता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वेव ऑप्टिक्स कौन सा नंबर का चैप्टर है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं वो क्या करते हैं, वो दोनों देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो जैसे ए और बी से बनी थी, है ना, दोनों के न्यूक्लियस है ना, तो वो क्या करेंगे, जो दोनों के न्यूक्लियस को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, एंड मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि होल्ड कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्शन से वो होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो हमेशा इसी वजह से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है वो लोअर एनर्जी की होती है देन ईदर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, दैट हैव कंबाइंड टू फॉर्म। ओके क्लियर। जबकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डिस्टेबलाइज होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होती है, ठीक है, ओके, ज्यादा एज कंपेयर टू अट्रैक्शन। अब देखो कंडीशन क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल की कंबाइन करने की, पहली तो यह है कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है, कंबाइनिंग मतलब जिनको आप कंबाइन कर रहे हो वो ऑर्बिटल नियरली सेम एनर्जी की होनी चाहिए, ठीक है।
और दूसरी बात उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, है ना, एनर्जी सेम, सिमेट्री सेम। तीसरा रूल क्या है, तीसरा है कि यू मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए जो एक दूसरे के साथ अच्छे से ओवरलैपिंग कर सके। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं बताता हूँ जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स के बीच में उतना अच्छा बॉन्ड बनता है, ठीक है। और एटॉमिक ऑर्बिटल की अगर ओवरलैपिंग ज्यादा है इसका मतलब क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। ओके, आई थिंक आज के लिए काफी है, बाकी थोड़ा सा इसको हम कल करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, ओके, कैसे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।